नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर रॉल्स लॉ। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन में हेनरी लॉ देख लिया था। मैं आपको वही सब चीजें करवाने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज पर द गुजरात बोर्ड, यहाँ पे टॉपिक मेरा गुजरात बोर्ड रहेगा। तो गुजरात बोर्ड के हिसाब से हालांकि सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो सारे बोर्ड में इंपॉर्टेंट ही होते हैं, फिर सीबीएसई हो या गुजरात बोर्ड हो, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं होता कि सिर्फ गुजरात बोर्ड के लिए है। बट द पॉइंट इज दैट कि अभी तक क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड में जिस तरीके से सवाल पूछे गए हैं रिगार्डिंग द रेस्पेक्टिव टॉपिक, मैं वही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रही हूँ विद द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आपके पास दो लाइक बेनिफिट्स हो जाएंगे। पहला बेनिफिट ये रहेगा कि आपको टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, और दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि उस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे ना बोर्ड के अंदर, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज से अपन दो निशाने कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग सबको समझेंगे भी, तो चैप्टर भी क्लियर हो गया, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से, और आपको क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो इसके लिए जैसे हमने लास्ट टाइम हेनरी लॉ कंप्लीट किया था, अभी हम करने जा रहे हैं रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ की बेसिस पे क्या क्या सवाल पूछे गए थे और उसको हम एक्सप्लेनेशन, तो मैंने सवाल का जो क्वेश्चन है उसके फॉर्मेट भी मैंने ऐसे किए हैं कि लाइक टॉपिक के हिसाब से चल रहा है। ओके, तो आपको ऐसे कुछ चीजें समझ में ना कि क्या चल रहा है क्लास के अंदर। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो विद द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पूरा पैकेज आपको मैं दी हुई है यहाँ पे। वेल, सो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जी क्या कह रहा है, देखते हैं। Write Rawls law for the volatile solution solvent and a non-volatile solute and derive the relationship between the relative and lowering vapor pressure. ठीक है, and mole pressure. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको कह रहा है कि Rawls law का स्टेटमेंट दीजिए फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, और वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर पर ही या थोड़ी सी हीट देने पर ही जो उड़ जाता है, ठीक है, हवा में मिक्स हो जाता है, वेपर के फॉर्म में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल मतलब कि जो वेपर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे नमक है, तो नमक को आप अगर गर्म करोगे तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, पानी को गर्म करोगे तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो वोलेटाइल का मतलब होता है जब इजीली वेपर के फॉर्म में मतलब वेपराइज हो जाए। तो हमने सॉल्वेंट कैसा लिया है, वेपर का फॉर्म, मतलब वोलेटाइल। तो आप दिमाग ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, वाटर ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं, एक दो प्यारा एग्जांपल जो हमने सोचे होंगे देखे होंगे। ठीक है, तो उस सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसा है बेटा, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि भैया सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्वेंट हो गया जो वेपर के फॉर्म में जाता है। ठीक है, और सॉल्ट जो हो गया वो नॉन वोलेटाइल आ गया क्योंकि वो वेपराइज नहीं होता है। पॉइंट समझ में आई क्या है। ठीक है, तो ऐसे अगर मिक्सचर आपको मिलते हैं, आई एम सेइंग ऐसे अगर मिक्सचर आपको मिलते हैं या आपको सॉल्यूशन मिलता है, तो उसके लिए रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो उसके लिए रॉल्स लॉ कहते हैं फॉर एनी सॉल्यूशन the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. क्या बोल रहा है यहाँ पे, वही कह रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन ले लो, the partial vapor pressure, देखो मैंने आई थिंक पहले हेनरी लॉ में मैंने आपको बताया था कि पार्शियल का वर्ड कब यूज करते हैं। ओके, जैसे कि अगर मेरे पास वाटर है और मैं उसको गर्म कर रही हूँ, तो कोई भी सब्सटेंस मिक्स नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा दैट इज कंप्लीट वेपर प्रेशर। ठीक है, बट जब इसके साथ सॉल्ट मिक्स हो गया तो वाटर के पार्टिकल्स के साथ सॉल्ट के पार्टिकल्स भी वहां पर हैं। ठीक है, तो टेंडेंसी जो वेपराइज होने की है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वर्ड तभी हम यूज करते हैं जब मिक्सिंग होता है। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, देखो ये आप ना फिगर देखो, तो जैसे कि देखो ये प्योर सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट वाटर इमेजिन कर लो। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट हुआ तो इसकी पूरी की पूरी लेयर जो है वो वाटर के पार्टिकल से ही है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स जो है वो वेपर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक क्लोज कंटेनर में वेपराइज हो रहा है। यहीं पे हमने सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी ऐड कर लिया। ठीक है, मतलब कि H2O के साथ मैंने NaCl भी ऐड कर लिया। अब सीधी सी बात आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लू कलर के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम दिख रहे हैं, क्योंकि एक एक जगह पे NaCl ने खुद के पार्टिकल्स भी रख दिए। अब जो टेंडेंसी इनकी वेपराइज होने की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 मॉलिक्यूल ही वेपराइज हो रहे हैं। मतलब टेंडेंसी जो है वेपर बनने की वो क्या हो गई, कम हो गई।
इतना बस समझ में आया। तो क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट दोबारा देखना। फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, वोलेटाइल, ठीक है, दैट मींस अभी के लिए हमारे पास सॉल्वेंट है, तो वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टू इट्स मोल फ्रैक्शन, जितना कंपाउंड उसके अंदर होगा उसके प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको साइन को हटा दूं, प्रोपोर्शन साइन को, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू पी नॉट एक्स, ठीक है, एक्स इज अ मोल फ्रैक्शन, पी नॉट, तो यहाँ पे पी नॉट जो है यहाँ पी रेज़ टू 0, इसको हम लोग कहते हैं प्योर वेपर प्रेशर, जो कंटेनर ए में है ना, ठीक है, जो कंटेनर ए में है ना उसके हिसाब से, ठीक है। तो हमारा कि प्योर वेपर प्रेशर जो था उससे कंपैरिजन में पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना हुआ, एंड वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन की उस मिक्सचर में, ठीक है, वो जो कंपाउंड है वो कितना ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन सिंपल शब्दों में बोल दूं अभी के लिए कि कितना कंपोनेंट उसका मिक्सचर में अवेलेबल है, अगर कंपोनेंट ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, कंपोनेंट कम होगा तो वेपर कम बनेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, तो अब जो आपको स्टेटमेंट बोल रहा था वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, अब आपसे कह रहा है derive the relationship between the relative and the lowering of the vapor pressure, lowering हुआ तो आपके सामने ही है, ठीक है, जहां पे 8 मॉलिक्यूल्स निकल रहे थे यहाँ पे 4 निकल गए, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। तो ये जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है और जो मोल फ्रैक्शन है, ये जो मोल फ्रैक्शन है उनके बीच का हमको एक रिलेशन डिराइव करना है, करेक्ट, क्वेश्चन पॉइंट समझ में आ रही है सारी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो चलो अब ना ये हम करते हैं डेरिवेशन, साथ में बोला गया also give the formula to determine the molecular weight of the solute on the basis of it, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें थोड़े से 3-4 स्टेप और आगे करके मॉलिक्यूलर वेट भी कैसे निकालना होगा वो हम इसके अंदर देख लेंगे। तो ये डेरिवेशन बेटा जी आपको आता है सेक्शन डी में, ठीक है, तो उस हिसाब से पूरा कंप्लीट 4 मार्क का अपना क्वेश्चन बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं, मैं इसको पूरा पहले रब कर देती हूँ, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे प्रेजेंट कर रही हूँ वैसे ही बोर्ड में प्रेजेंट करना, आधी मांगी नहीं करेगी, ओके। सो रिलेटिव lowering of vapor pressure is equal to the या directly proportional to the mole fraction of solute, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट, ठीक है बेटा, ओके। इसको मैं 1 से डिनोट करती हूँ और इसको मैं 2 से डिनोट करती हूँ, ओके। तो इस हिसाब से इसका जो मोल फ्रैक्शन है, मतलब कि इतनी क्वांटिटी सॉल्वेंट की अवेलेबल है, उसको मैं डिनोट करती हूँ x1, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल्स टू x2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ओके। साथ साथ में इसका जो वेपर प्रेशर होगा इसको मैं P01 प्योर वेपर प्रेशर, है ना, और इसका जो वेपर प्रेशर हो गया प्योर फॉर्म में वो हो जाएगा P0, इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट, ठीक है, अभी हमने देखा। सो P1 is directly proportional to the x1, so P1 is equals to P01 into x1, ठीक है। हम लोग ये साइन हटा के प्योर वेपर प्रेशर का सिंबल लगा देते हैं, so therefore P1 minus P01 is equals to x1,
ठीक है, जस्ट कुछ नहीं किया मैंने, ये जो P नॉट 1 है उसको मैंने नीचे ले लिया, नॉट मतलब कि जीरो, मुझे नॉट बोलने की हैबिट है, सॉरी। अब क्या करेंगे बेटा जी, हम लोग ना इन दोनों के साथ माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस P1 नॉट इज इक्वल टू माइनस x1। ठीक है, क्यों किया? अब थोड़ा देखो आपको बताया हर एक चीज के लिए लॉजिक नहीं होता, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम दिमाग में चीजों को फिट करते जाएंगे। अब इन दोनों के साथ मैंने 1 को ऐड कर दिया, तो 1 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं इसका हम लोग, तो क्या हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये है तो मोल फ्रैक्शन है बेटा जी, ये है तो मोल फ्रैक्शन। आपको मोल फ्रैक्शन की एक चीज पता होगी, जब आपने मोल फ्रैक्शन के बारे में रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि टोटल कंपोनेंट जो होता है, ये टोटल सम जो होता है सारे के सारे कंपोनेंट्स का हमेशा 1 होता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक x1 और एक x2, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। इन दोनों का प्लस कितना होगा बेटा जी 1। तो अब अगर मैं x1 को वहां पे ले लूं तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर P नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे x2 लिख दूं। अच्छा, हमें डिराइव तो ये करना था ना। देखो बेटा जी, हमें क्या बोला कि आपको रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्यूट को हमने क्या लिया है, x2 लिया है। आगे मेरे पास रिलेशन बन गया, ये बन गया रिलेशन, बस ये डिराइव करना था। ठीक है, देखो P1 नॉट माइनस P1, ये क्या हो गया, अब P1 नॉट इज अ प्योर, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर तो हमेशा ज्यादा होता है पार्शियल से, इतना तो क्लियर है। मतलब ये डिफरेंस हुआ, डिफरेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कंपेयर टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू x2, है ना। डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर और ये तो क्या, इसको हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर मतलब कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कंपेयर करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। आ गया रिलेशन, बस ये हो गया डेरिवेशन। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, बहुत सिंपल सा टॉपिक, कुछ है ही नहीं एक्चुअली इसके ज्यादा टफ। ओके, सॉल्वेंट सॉल्यूट ले लिया, जो रॉल्स लॉ का डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन के हिसाब से हमने एक सिंबॉलिक फॉर्म का इक्वेशन बना दिया। चलो, अब आपसे कह रहा है गिव द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट ऑन द बेस ऑफ इट। ठीक है, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला बताना है, उस फॉर्मूला के अंदर हमें ये बताना है कि हम मतलब एक्चुअली इसी फॉर्मूला को हमें आगे जाके और डिराइव करना है, और हमें ये बताना है कि इसमें हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, चलो देखो बेटा, ठीक है, ओके। सो अब हम लोगों को इसमें से मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो ये वाली फॉर्मूला को ले लेते हैं हम लोग, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, x2 का फॉर्मूला क्या होता है, x2 मतलब कि मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पे 2 है तो 2 मतलब सॉल्यूट के, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो n1 प्लस n2। ठीक है, अब देखो बेटा, बहुत सिंपल सी और लॉजिकल बात है। जैसे कि आप देखो कि अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं सॉल्वेंट और उसमें आपने एक चम्मच जो है वो सॉल्ट डाल रहे हो, तो आप सोचो कि यहाँ आप पूरा एक बीकर ले रहे हो, तो बेसिकली सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूट है वो बहुत कम है, तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और आप ये चीज टेंडेंसी दिमाग में बैठाई दो कि जब भी मोल फ्रैक्शन आएगा ना,
ठीक है, नीचे का सॉल्यूट जो है ना उसको निकाल देना, कैलकुलेशन की ये चीज हम लोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे, ठीक है, उसको निकालना बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, that here N2 is very less compared to the N1, ठीक है, number of moles of solute is very less compared to the number of moles of solvent, so therefore P1 naught minus P1 upon P1 naught is equals to N2 upon N1, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। सो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, गिवन मास क्या होता है, गिवन मास को हम W ले ले, ठीक है, और मोलिकुलर मास क्या होता है M, यहाँ पे 2 है, सिमिलरली N1 के लिए गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है, इसको मैं शफल कर दूं, ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको शफल कर दूं मैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, सो P1 naught minus P1 upon P1 naught is equals to W2 upon M2 मल्टीप्लाई, अभी ऊपर आ जाएगा तो M1 ऊपर आ गया और W1 नीचे आ गया, ठीक है, ये बन गया डिराइव, मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला हमारे वेपर प्रेशर के साथ मैच हो गया, डन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ अच्छे से, बस ठीक है, प्यारा से ही है डेरिवेशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे साथ साथ करते जाओ, एक बार मेरे साथ करो, एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से खुद ट्राई करो, अभी ऑन द स्पॉट कर लेना, तो क्या आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, फिर मैं आपको गारंटी देगा आप उसको नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो बच्चा जी क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा मिक्स H एंड डेल्टा मिक्स मतलब मिक्सचर V related to the positive and negative deviations from the Raoult's law, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ में से हम कैसे बोल सकते हैं, पहले एक फंडा क्लियर करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास ना दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है बेटा, जो आइडियल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, उसका ये वाला ग्राफ समझो बनता है, आइडियल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट A और B, तो कंपोनेंट A का ये वाला ग्राफ बना, ठीक है, कंपोनेंट B का ये वाला ग्राफ बनता है, ठीक है, कंपोनेंट B का ये वाला ग्राफ बनता है, और इन दोनों का टोटल जो होता है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, दैट इज P टोटल, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B मिलाकर क्या हो गया P टोटल। ये अपना नॉर्मल राउल्ट्स लॉ का ग्राफ रहता है अकॉर्डिंग टू द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशंस जैसे एक कंपोनेंट और बी कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब कि एक ए सॉल्यूशन है और एक बी है, सॉल्यूशन है कंपोनेंट, ठीक है, तो एक ए सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस है, तो ए के बीच में जो भी बॉन्ड का फॉर्म रहता है, ठीक है, बी का भी सेम रहेगा, और उसके बाद जब ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे फिर भी उनका बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन जो आपस सेम होगा, कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम भी सेम हो गया, ना कोई हीट जाएगी ना कोई हीट आएगी, ना एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बस समझ में आई। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो उस हिसाब से अपना ये वाला ग्राफ बनता है, आपके बुक में भी होगा। अब जब हम ये बात करते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का मतलब ये है कि या तो वो कोई हीट रिलीज करेगा या तो कोई हीट एब्सॉर्ब करेगा, या तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा या तो वॉल्यूम जो है फूल जाएगा, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं रहेगा। इसमें क्या था, इसमें ये था कि भाई तुमने अगर 10 ml A लिया है और 20 ml B लिया है तो मिला के कितना होना चाहिए, 30 ml, वो तुम्हें दिखेगा अभी वॉल्यूम में। बट नॉन आइडियल के अंदर, ठीक है, या तो 30 से कम होगा या तो 30 से ज्यादा होगा, एग्जैक्टली 30 नहीं होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, रफली, क्योंकि ये चीज बेसिकली पहले आपने की भी होगी, तो आइडियल और नॉन आइडियल मतलब इतना होता है, पॉइंट क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पे हम लोगों को यही पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है, तो मैं इसको रब कर लेती हूँ और हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। इजी बेटा, ठीक है, खाली ध्यान। ना बेटा क्या बोल रहा है, पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की।
So these solutions exhibit more vapor pressure than the ideal vapor pressure. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनका वेपर प्रेशर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, ज्यादा मतलब पॉजिटिव आ गया। ग्राफ में नजर डालो, देखो ग्राफ के अंदर ये आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, डॉटेड लाइन है आइडियल के लिए, जो मैंने यहाँ पे भी ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो ये रहा डॉटेड लाइन, ओके, ये रहा डॉटेड लाइन। अब ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो है वो आइडियल से ऊपर आया, तो इसका मतलब ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये आइडियल से ऊपर आया, इसके लिए कैसा हो गया बेटा जी, पॉजिटिव हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉइंट क्लियर हो गई, समझ में आ गया आसानी से। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा, इजी ग्राफ है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप तो बल में दिख रहा है आपको, पहले आप ये वाला जो आइडियल है वो बना दो, उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो तो थोड़े से कर्व्स अगर आप देख लीजिएगा, मैं अभी उस पॉइंट पे नहीं आ रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ज्यादा, इतना क्लियर हो गया। सो अब क्या हो गया, दी सॉल्यूशंस एग्जिबिट मोर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू द आइडियल वन। पॉइंट क्लियर। दूसरी पॉइंट, ए बी का इंटरेक्शन जो होगा वो यहाँ पे कैसा होगा, वीक होगा। ए और बी का जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किया हमने, तो कंपोनेंट मिक्स किया हमने, तो एक ए था एक बी था, ठीक है। इनका जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा बेटा, वीक होगा। इनका बॉन्ड वीक होगा कंपेयर टू द ए बॉन्ड एंड बी बी बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी, और ऑब्वियसली इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं ए बोलूंगी, यहाँ पे बी के भी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, इसको मैं बी बोलूंगी, ठीक है, इनके बीच का। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, जब ये दोनों कंटेनर में मिक्स हो जाएंगे और एक कंपाउंड बना देंगे एबी सॉल्यूशन का, ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच का गैप ज्यादा होगा और ये बॉन्ड कैसा होगा बेटा, वीक होगा, ठीक है। ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है, काफी वीक होगा। तो ये वही बोल रहा है कि जब आप ए बी का इंटरेक्शन देखोगे तो इसका जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा कंपेयर टू द ए एंड बी बी बॉन्ड। दिस मींस अ वीक वाला टूटेगा भी जल्दी। अब जब टूटेगा, दिस मींस द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी विल इजीली एस्केप कंपेयर टू द प्योर स्टेट, ठीक है। तो अगर ये प्योर स्टेट को आप इसको हीट करते हैं ना, प्योर स्टेट में है, आप इसको हीट करो ना, तो वो इतना जल्दी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है ए और बी का खुद का प्योर स्टेट में। पर जैसे वो एक ही बन जाते हैं ना, तो इनके बीच का फोर्स अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो जैसे आप इसको हीट दे रहे हो तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, वेपर का फॉर्म जल्दी आ जाएगा। इतना पॉइंट समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो दिस मींस द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी विल इजीली एस्केप कंपेयर टू द प्योर स्टेट, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल आप देख लो, इथेनॉल और एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, ठीक है। तो एग्जांपल है, तो समझाते हो अभी। यहाँ पर जो डेल्टा सॉल्यूशन H इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि इसके अंदर जो हीट होगी वो काफी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ये रिएक्शन एब्जॉर्ब करेगा तभी तो बॉन्ड को तोड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ेगा इसका मतलब कि तभी जाके वेपर फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो इसको हीट लेना होगा, तो यहाँ पे डेल्टा H ग्रेटर देन 0, दैट इज द हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा बेटा, एंडोथर्मिक, ठीक है। और डेल्टा सॉल्यूशन B इज ग्रेटर देन 0 और ये पॉजिटिव। अब अगर वेपर बनेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा, इसका मतलब जैसे आप अगर A डाल रहे हो समझो कि 10 ml और B डाल रहे हो आप 20 ml, ठीक है। तो जब आपका सॉल्यूशन बनेगा ना AB का, तो वो ग्रेटर देन 30 ml लिखेगा, ठीक है। द पॉइंट इज दैट कि इसके अंदर बॉन्ड टूटा तो पार्टिकल्स दूर हो गए, तो वो स्प्रेड हो गए, तो इसके वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलो एग्जांपल एक बार क्लियर आउट कर लेते हैं। इथेनॉल और एसीटोन है और कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन है, ठीक है। जैसे कि अब जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल, तो इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, और एसीटोन जो होता है उसके अंदर अगेन ये पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर भी बॉन्ड का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर आता है इथेनॉल के अंदर हम बात करते हैं, तो इथेनॉल क्या हो गया यहाँ पर CH2 और ये कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, OH के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया
माइनस प्लस का फॉर्म। यहाँ पे बात करते हैं एसीटोन की, तो एसीटोन क्या होता है हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ठीक है। अब जैसे कि समझो कि दूसरा एसीटोन मिक्स होगा इसके साथ, दूसरा एसीटोन मिक्स होगा तो वो भी इस तरीके से मिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे R और यहाँ पे R, यहाँ पे R, ठीक है। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिक्स हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है, तो जिस तरीके से ये मिक्स हो जाएगा वहां पे, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आपको पता है, वो भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, टूट जाएगा। और इस तरीके से जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे, तो वो वीक हो गया, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग जैसे कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन। एसीटोन आपने देखा कि वो कैसा है, पोलर है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का एक पॉइंट है कि कार्बन डाइसल्फाइड को आप किसी से भी मिक्स कर लो, इससे मिक्स करो, उसका यही काम है कि उसके बॉन्ड्स को क्या करना होता है, वीक करना होता है। ये काम ही करता है बॉन्ड को वीक करने का। फिर कार्बन डाइसल्फाइड कहीं पे भी तुम्हें दिखना समझ आना कि वो बॉन्ड को वीक करेगा और वो तोड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से बॉन्ड्स टूट जाते हैं और वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है, बॉन्ड्स को टूटने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होती है उतना ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर दे, इसके डेल्टा H क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं नेगेटिव की। Now the solution exhibit less vapor pressure, पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप फिगर भी देख लीजिए, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है वो किसकी है, आइडियल सॉल्यूशन की। ये कर्व जो है वो डॉटेड से नीचे की तरफ आया है। अब ये कर्व डॉटेड से नीचे की तरफ आया है, इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये नेगेटिव फॉर्म में आया है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई लेस वेपर प्रेशर, आइडियल सॉल्यूशन कंपैरिजन में इसके वेपर प्रेशर कम बन रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि AB का इंटरेक्शन जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। आज AB ने खुद को इतना जकड़ के रखा हुआ है ना स्ट्रॉन्गली, जब न्यू कंपाउंड बना, ठीक है, इतना जकड़ के रखा हुआ है तो वेपर बनेगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो टूट ही नहीं पा रही, तो वेपर नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कंपेयर टू AA एंड BB, मतलब कि AA जो वीक होगा, ठीक है, BB में वीक होगा, बट जैसे AB आया तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आप मेरा पॉइंट देखो, हाथ की उंगलियां देखा, जब A है तो देखो अब साइज को देखना, ठीक है। BB जैसे वीक है, बट जैसे AB आ गया, कंप्राइज हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसके अंदर कम हो जाएगा ना। तो इसके हिसाब से जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कम हो गया, ओके। तो जहां पे आप A ले रहे थे 10 ml और B ले रहे थे 20 ml, और जैसे AB बना तो आपको वो दिखना चाहिए 30 ml, बट वो दिख रहा है 30 ml से कम, बिकॉज उसके वेपर बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसके अंदर आएगा फिनोल एंड एनिलिन, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लियर हुआ। चलो this means the molecules of A and B which leads to the decrease in vapor pressure resulting in a negative deviation, okay। देखो बेटा, जैसे हम बात कर रहे हैं फिनॉल और एनिलिन, तो फिनॉल क्या होता है, बेसिकली बेंजीन के अंदर OH, ठीक है। तो OH, अब ये O नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, ठीक है। एनिलिन का एग्जांपल है, एनिलिन क्या होगा हमारे पास, एनिलिन होगा बेंजीन में NH2, ठीक है। तो पॉइंट को देखना, NH2। अब देखो नाइट्रोजन के पास ना 5 मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो इसके पास आ गए, 3 बच गए, 1 इसके पास आया, ठीक है, 3 कंप्लीट, 2 बच गए। अब यहाँ पे 2 इसके पास जो है वो लोन इलेक्ट्रॉन्स है ना, लोन पेयर है। अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, ये H और ये H पॉजिटिव, इसके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ओके। और ये बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन है, सीधी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा। एंड यू ऑल नो कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से ये जो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना, वॉल्यूम का, ठीक है। अब जब भी कोई भी चीज नजदीक आती है तो उनके बीच में जो भी हीट एनर्जी होती है वो रिलीज करता है, वो बाहर निकाल देता है। तो इसके लिए जो डेल्टा H है वो लेस देन 0 है, दैट मींस कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वो हीट एनर्जी बाहर निकाल देता है, इसका मतलब कि जो कंपाउंड है उसका ऊपर ठंडा ठंडा, तो ये ठंडा ठंडा कंपाउंड बन जाएगा, तो पूरी हीट एनर्जी से बाहर निकालती, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
डेल्टा V लेस देन 0 आपको क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाते हैं। एम आई क्लियर? समझ में आया? नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, ये आपको सेक्शन बी के हिसाब से क्वेश्चन दिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सही क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट रिलेशन बिटवीन द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा? बाइनरी। बाइनरी का मतलब कि दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो बाइनरी का मतलब होता है कि द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा दिया है बेटा जी? वोलेटाइल, ठीक है। इसके पहले वाला में किया था जिसके अंदर जो सॉल्वेंट था वो वोलेटाइल था, बट सॉल्यूट जो था वो नॉन वोलेटाइल था, जो मैंने आपको पानी और नमक का एग्जांपल दिया था। यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे बेटा? वोलेटाइल, मतलब कि दोनों के दोनों जो है वो हवा में वेपर बनने वाले ही कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नाउ ड्रॉ द डायग्राम ग्राफ फॉर द सेम एंड इंटरप्रेट, ठीक है, हम ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब क्या बोला? राइट द रिलेशन बिटवीन द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पॉइंट से हमें निकालना क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें टोटल प्रेशर निकालना है और सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का, ठीक है, किसका? सॉल्यूट का। तो इनके बीच का जो है वो हम लोग को एक रिलेशन डिराइव करना है। पॉइंट समझ में? किसके थ्रू करना है, किसके लिए करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक चीज कंसिडर की हुई है। क्या कंसिडर किया है कि हम लोग कंसिडर करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, जहां पर दोनों जो लिक्विड्स है वोलेटाइल है, एक को हम कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 डिनोट कर लेते हैं। व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, जब हम इनको एक क्लोज्ड वेसल में ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि ये समझो ग्रीन वाले जो हैं वो कंपोनेंट ए है, आई मीन कंपोनेंट 1, ठीक है, और येलो वाले जो है वो कंपोनेंट बी वाले हैं, ठीक है। तो जब इनका वेपर बन रहा है तो टेकन इन अ क्लोज्ड कंटेनर बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट एंड इवेंचुअली an equilibrium would be established will be established between the vapor phase and the liquid phase, ठीक है। अब अपन इसको गर्म कर रहे हैं, अब हम जब गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है ये क्या बनेंगे? वेपर में जाएगा, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? वेपर बनेंगे, है ना। अब स्टार्टिंग में वेपर ज्यादा होगा, मतलब कि रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा। अब हमने ये क्लोज कंटेनर रखा है, क्लोज कंटेनर रखा है तो यहाँ से एक इंडिकेशन ये तो है कि एस्केप कोई होगा नहीं, मतलब ये सारे के सारे जो वेपर्स बनेंगे, ठीक है, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिर से कंडेंस होके क्या हो जाएंगे? नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने समझो कि एक कंटेनर ले लिया, एक तपेली ले ली, घर में पानी डाल दिया, उसको अपन ने बॉईल करने के लिए रखा और ऊपर में ढक्कन लगा दिया। अब आप सोचो पहले बॉईल हो रहा है तो पानी पहले गर्म होगा, फिर बॉईल होगा, उबलना शुरू करेगा, ठीक है, उसके बाद उसके भाप बनेगी, वेपर बनेगी, और ऊपर ढक्कन है, वेपर कहीं जा नहीं सकते, तो क्या होगा? ढक्कन से चिपक के कंडेंस हो जाएंगे और फिर से क्या हो जाएंगे? नीचे पानी में गिर जाएंगे। पॉइंट समझ में आई? यही चीज जो है ना वो यहाँ पे हो रही है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब एक टाइम ऐसा आएगा, इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएगा? सेम। मतलब समझो कि 10 मॉलिक्यूल अगर वेपराइज हो रहे हैं, ठीक है, इवेपोरेशन में जा रहा है, तो 10 मॉलिक्यूल क्या होगा? कंडेंस हो नीचे की तरफ आ जाएगा, दोनों का रेट कैसे हो गया? इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? दैट rate of evaporation is equal to the rate of कंडेंसेशन, ठीक है, ये चीज आएगी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज बता दी कि हम ना एक, ठीक है, हमारे पास कंपोनेंट 1 है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या लेंगे? x1, ठीक है, जिसके लिए प्रेशर क्या लेंगे? P0 x1, कौन सा प्रेशर? प्योर प्रेशर, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर कितना लेंगे हम लोग? P
x1, ठीक है, फॉर द कंपोनेंट 1। सिमिलरली अपन बात करें फॉर द कंपोनेंट 2, 2 है ना, ठीक है, एक। अच्छा, अभी जैसे कि कंपोनेंट 1 को ले लेती हूँ सॉल्वेंट और कंपोनेंट 2 को ले लेती हूँ मैं सॉल्यूट, ठीक है। तो इसके अंदर मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x2। ओके, प्योर प्रेशर क्या हो गया, P0 x2, आई मीन P0 ना, x2 तो आता ही P0। यहाँ पे P1, ठीक है, यहाँ पे P0, यहाँ पे P0 और एक रहेगा पार्शियल प्रेशर दैट इज P। ओके, सारी चीजें अपने लिख दी। अच्छा, अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे कंडेंसेशन है, वेपराइजेशन, ये सब हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रॉल्स लॉ। तो अब यहाँ पे रॉल्स लॉ हमें क्या बोलेगा, अब रॉल्स लॉ का तो एक ही डेफिनेशन है और एक ही चीज पे जो है रॉल्स लॉ कायम है, ठीक है। तो वो क्या है, दैट अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ क्या होगा, दैट पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर द कंपोनेंट 1 पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू P01 x1 and for the component 2 P2 is equals to P02 x2, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे दैट एज पर द डाल्टन्स लॉ, सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल प्रेशर बनेगा P टोटल, वो दोनों के पार्शियल प्रेशर का प्लस होगा, ठीक है, दोनों के पार्शियल प्रेशर का प्लस होगा, मतलब P1 प्लस P2, ठीक है। सो P टोटल, इन्होंने हमें P टोटल निकालने के लिए बोला, क्वेश्चन दिमाग में है आपके, क्या बोला इन्होंने, ये बोला दैट द टोटल प्रेशर हमें कब आएगा, जब हम डाल्टन का लॉ लगाएंगे। तो डाल्टन का लॉ हमें ये कहता है कि टोटल प्रेशर जो होगा वो दोनों के प्रेशर का प्लस होगा, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का प्लस होगा। तो P टोटल इज P1 प्लस P2, P1 क्या था, P01 x1 प्लस P02 x2, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे x1 और x2 हम लिख रहे हैं ना, वो हम लिख रहे हैं इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे ये ग्रीन वाला है तो ये है हमारा कंपोनेंट 1, ठीक है, और जो येलो वाला होगा दैट इज हमारा कंपोनेंट 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या है वो बात कर रही हूँ, आगे मुझे आपको एक और चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, इसके मैं यहाँ पे चीज क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सो देयरफॉर P टोटल is equals to P01 x1 plus P02, इसको मैं 1 माइनस x1 लिख दूं। अब बोलोगे मैम क्यों, देखो मैंने अभी बताया था कि मोल फ्रैक्शन के सारे कंपोनेंट्स का प्लस जो होता है वो 1 होता है, यहाँ पे तो 2 ही कंपोनेंट है, ठीक है। तो x1, ओके, तो हम अगर मुझे x2 निकालना है तो मैं 1 माइनस x1 लिख सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज इन्होंने हमें क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका लेना है, सॉल्यूट का लेना है, मतलब कि हमें टोटल प्रेशर का रिलेशन बनाना है किसके साथ, सॉल्यूट के साथ। सॉल्यूट अपने किसको लिया हुआ है, सॉल्यूट लिया हुआ है सेकंड कंपोनेंट को, तो मतलब कि मुझे यहाँ पे x2 के साथ बनाना है, टोटल प्रेशर का रिलेशन हमें x2 के साथ बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x2 के फॉर्म में, तो मैं इसको रख कर देती हूँ, ठीक है। क्या कर लेते हैं अपन, ये भी रख हो जाएगा, हमें x2 का फॉर्म लेना है, इसका मतलब यह है कि मुझे x1 को चेंज करना होगा। x1 को चेंज करने का मतलब ये है
कि x1 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया 1 माइनस x2, इसको मैंने वहां पे ले लिया। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, तो x1 को मैं चेंज कर लेती हूँ 1 माइनस x2 प्लस p2 नॉट x2, ओके, p1 नॉट माइनस p1 नॉट x2 प्लस p2 नॉट x2। ये x2 दोनों में कॉमन है, सो p1 नॉट माइनस x2 क्या हो जाएगा, p1 नॉट माइनस p2 नॉट। ठीक है, ये आ गया अपना टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ x2 मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर यहीं पे आपको सॉल्वेंट दिया जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया जाए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस जो मैं पहले कर रही थी उसको कर लेंगे। ठीक है, क्या कर रही थी मैं पहले, कि x2 जो है उसको हम अकेला कर लेंगे 1 माइनस x1 इसके हिसाब से। इसी को फिर से ले लो, यहाँ पर। ठीक है, तो p टोटल इज इक्वल्स टू p1 x1 प्लस p2 नॉट x2 की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस x1। ठीक है, तो क्या हो गया, p1 नॉट x1 प्लस p2 नॉट माइनस p2 नॉट x1। ठीक है, ये x1 वाले टर्म इकट्ठे ले लो, तो क्या हो जाएगा, p1 नॉट x1 माइनस p2 नॉट x1 प्लस p2 नॉट। क्या हो गया, यहाँ पर x1 कॉमन निकाल दिया, p1 नॉट माइनस p2 नॉट प्लस p2 नॉट। ठीक है, ये आ गया p टोटल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, बात समझ में आई? हमें क्वेश्चन में सॉल्वेंट का पूछा था, इसके लिए हमारे लिए ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है एज पर दिस क्वेश्चन। हालांकि पूछते सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का पूछते नहीं, बट इन केस अगर आपको कुछ ऐसा दिमाग में क्वेश्चन भी आए तो मैं आपका क्वेश्चन आपके क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, अब इसके साथ आपको बोला है, क्या बोला है, derive the relation of total pressure and mole fraction, वो तो हो गया हमारा। Now draw the graph for the same and interpret it। ठीक है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ओके, अब इसका ग्राफ मैं ही बना देती हूँ। ये है हमारा वेपर प्रेशर और ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर? अब देखना बेटा, यहाँ पे 0 पे जो हमारा x1 कंपोनेंट है उसको हम 1 ले लेते हैं और x2 कंपोनेंट को 0। हम पहले x1 फोकस करें, उसका वेपराइजेशन होगा। तो जब x1 कंपोनेंट वेपर में प्योर स्टेट है, ठीक है, वेपर में जाएगा, तो समझो कि यहाँ कहीं पे उसका P01 बनेगा, दैट इज द प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, अब धीरे धीरे वो क्या होगा, घटना शुरू करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आकर ये x2 क्या हो गया, सॉरी ये x1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और x2 यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक है, अब समझो कि x2 जो है सेकंड कंपोनेंट जो है, वो सेकंड कंपोनेंट से इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे समझो कहीं पे बनता हो इनटू नॉट। ठीक है, और धीरे धीरे आते यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब अगर इन दोनों का अपन सम अप करते हैं, ये जो बना इसको हम बोलेंगे P टोटल, ये आता है डायरेक्शन के हिसाब से। तो P टोटल क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट P1 प्लस कंपोनेंट P2। ठीक है, बस यही ग्राफ को ड्रॉ करना है और कुछ करने की जरूरत है, इससे सिंपल ग्राफ। ठीक है, अब इसे हम इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं, सो हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या आएगा कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम टोटल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट को लेके कर सकते हैं। मैंने x1 के लिए भी किया, मैंने x2 के लिए भी किया। ठीक है, आपसे जो पूछा गया आप टोटल प्रेशर उस रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। दूसरा, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो बेसिकली लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, अगर मोल फ्रैक्शन कम है कंपोनेंट का तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। सिंपल, इसको लीनियर बोलते हैं, है ना। आज अगर मैंने
आज अगर मैंने सॉल्वेंट ज्यादा लिया है या एक कंपोनेंट है जिसको मैंने ज्यादा लिया है, तो सीधी सी बात है उसकी बाफ भी तो ज्यादा बनेगी, मैं कंपोनेंट की कम तो बाफ भी तो कम बनेगी, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, now depending on the vapor pressure of the pure components, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of the fraction of component 1। ठीक है, component 1 जनरली हम लोग सॉल्वेंट को मानते हैं, तो अगर आपका सॉल्वेंट, अगर आपका component 1 इंक्रीज हो रहा है, अगर आप उसको उसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके प्योर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर कैसा था। तो जब दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और लिक्विड से कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को जब आप अलग अलग वेपराइज कर रहे हो, तो उनका वेपर प्रेशर कैसा है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल प्रेशर में किस कंपोनेंट का हम लोगों को ज्यादा दिखाएगा या कम दिखाएगा, मोल फ्रैक्शन के हिसाब से उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये चीजें हम इंटरप्रेट कर सकते हैं थ्रू द ग्राफ। ओके, अब देखना एक पॉइंट समझो, यहाँ पर ये चीज है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन डिराइव करना है फॉर द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में पूछा गया है, लिक्विड सॉल्यूशन गिव्स कंक्लूजन। अभी भी देखा, तो हमने जो भी वाला क्वेश्चन किया ना, कौन सा बेटा, ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन और वो वाला जो मैंने बताया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, ये वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है वो यही लिक्विड लिक्विड है, ये वोलेटाइल सॉल्यूट और ये वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों का आंसर यहाँ पे सेम है। ठीक है, इसमें भी आपको कंक्लूजन देना है, तो आप ग्राफ बनाओगे इसमें ना, उसके बगैर तो होगा ही नहीं। तो जो हमने पूरा किया ना वो पूरा यहाँ पर डिट्टो सेम, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये वाला जो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है मैंने वहां पे नहीं लिखा, तो ये वाली चीज हम वहां पे कॉपी कर दोगे और इसके हिसाब से आपके दोनों आंसर, दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अभी तक अपन ने मतलब जो भी रॉल्स लॉ के हिसाब से हमारी थ्योरी बनती थी वो अपन ने देख ली। ठीक है, डेरिवेशन देख ली हमने दो जितने, तो बस अब आगे हम लोग थोड़ी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर्मूला तो वो किया वही जाना। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर है तो मतलब कि P नॉट आएगा, P नॉट A कितना है 450 mmHg और P नॉट B है कितना है 700 mmHg respectively at 350 Kelvin। Okay, find out the composition of the liquid mixture if the total vapor pressure is 600। P total आपको दिया हुआ है 600, क्या निकालना है, find out the composition of the liquid mixture। composition का मतलब तो मैं मोल फ्रैक्शन निकालना है ना इसके अंदर, है ना। ओके, and also find the composition of the vapor phase। तो इसका कॉम्पोजिशन वेपर फेज में भी निकालना है। अच्छा, मैंने आपको वेपर फेज नहीं बताया, हाँ मैं आपको वो बताने वाली थी, वीडियो देखो, ये तो हो गया था ना। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो। ठीक, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दैट कि जब वो कंपोनेंट लिक्विड में होता है तब जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग x सिंबल करते हैं, xa xb या x1 x2। जब वेपर फेज में होता है तब उस मोल फ्रैक्शन को हम लोग सिंबलाइज करते हैं y से। ठीक है, तो अगर हमें वेपर फेज में ये निकालना है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स वेपराइज हो गया है, तो उसके लिए हमारे पास आएगा y फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट y1। ठीक है, क्या हो जाएगा p1 अपॉन p टोटल। ठीक है, क्या होगा हमारे पास p नॉट 1 x1 और p टोटल क्या होता है p नॉट 1 x1 प्लस p नॉट 2 x2, मतलब दोनों का प्लस ही हुआ ना। ठीक है,
ये आएगा फर्स्ट कंपोनेंट के लिए। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट के लिए, ठीक है, y2 क्या हो जाएगा, p2 एंड p टोटल, p2 क्या हो गया, p2 नॉट x2 अपॉन p1 नॉट x1 प्लस p2 नॉट x2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर सॉरी वेपर फेज में हम लोग y से डिनोट करते हैं और सॉल्यूशन में हम लोग x से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए न्यूमेरिकल पे। ओके, तो हमें कंपोजिशन बताना है बेसिकली, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे कंपोनेंट x1 x2 दोनों बताना है, y1 और y2 दोनों बताना है, ठीक है, ये चीज बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ P टोटल, P टोटल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इन्होंने यहाँ पे A और B लिखा है ना, ठीक है। ये आ जाएगा XA XB YA YB, ठीक है। ओके, तो P टोटल क्या होगा हमारे पास, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ओके, P टोटल कितना दिया हुआ है 600, P नॉट A कितना है 450 इंटू XA प्लस 700 इंटू XB। अपने को पता है ना कि XA प्लस XB क्या होगा, 1 होता है, ठीक है। तो XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB होगा, ठीक है। बस हम अप्लाई कर लेते हैं। 600 इज इक्वल्स टू 450, XA की जगह पे लिख दे 1 माइनस XB प्लस 700 XB, ठीक है। तो 600 इज इक्वल्स टू 450 माइनस 450 XB प्लस 700 XB, ठीक है। 450 को यहाँ पे ले लो, तो 600 माइनस 450, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 450 XB प्लस 700 XB। अब 600 में से 400 गए, 200 बच गए, 200 में से और 50 गए तो 150, ठीक है। 700 में से 400 गए तो 300, 300 में से 50 हो गए 250, कितना हो गया ये 250 XB। सो 150 अपॉन 250 इज इक्वल्स टू XB। 0 0 कैंसिल, 5 3 5 5, 3 by 5 is equals to XB, that means XB is equals to 0.6, okay। अब हमें XA निकालना है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब सीधी सी बात है ना, 1 माइनस XB है तो 1 माइनस 0.6 कितना है 0.4, डन, क्लियर, दैट्स इट। ओके, अब हमें y और y भी निकालना है ना। YA हमने क्या लिखा था, PA अपॉन P टोटल, ठीक है। PA क्या है, P नॉट A XA और ये XA और यहाँ पे P टोटल, P नॉट A कितना था 450 था ना, हाँ 450, ठीक है। और P टोटल कितना था 600 और XA कितना है 0.4, ठीक है। ये कितना था 450, ये कितना था 0.4 और नीचे कितना है 600। शून्य शून्य गया, क्या होगा 5
9 जा 5 12 जा 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 0.1. तो y a क्या है 3 into 0.1 मतलब y a is what 0.3. ठीक है. Similarly y b ठीक है p b upon p total ये कितना था 700. क्या रहेगा ये p नॉट b x b अपॉन p टोटल. ये अपन कैसे निकाल रहे हैं ना. p नॉट b क्या था 700 x b कितना था ये 0.4 था तो वो 0.6 था अपॉन ये कितना था 600. 0 0 कैंसिल 1 जा 0.1 तो yb is equals to 0.1 into 7 तो yb is equals to 0.7. हालांकि आप इसमें भी ये चीज कर सकते थे मोड सेक्शन ये ना ya plus yb is equals to 1. ये हो गया अल्टरनेट मेथड. अब इसमें जा सकते थे तो 0.3 ये होगा 0.7 आ जाता. सिंपल. ठीक है डन. क्लियर. Find the vapor pressure of water and its relative lowering in the solution which is 50 gram of urea dissolved in 850 gram of water. Okay, vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. Okay, find the vapor pressure of water and its lowering solution. मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को वो vapor pressure निकालना है. ठीक है, जहाँ पर आपको mass of solute. आपके solute क्या है यूरिया. यूरिया का मास आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 850 ग्राम. सॉरी 50 ग्राम. और वो किसमें मिक्स किया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है आपको दैट इज वाटर. और किसमें मिक्स किया गया है वाटर में. कितना वाटर है 50 ग्राम. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया हुआ है 23.8 mmHg. ठीक है. और आपको वेपर प्रेशर निकालना है मतलब आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है. देखा जाए नंबर आपसे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर वाटर का निकालना और उसका लोअरिंग रिलेशन. तो हम लोगों ने डिराइव किया है. ठीक है हमने डेरिवेशन किया है यहाँ पे लोअरिंग वेपर प्रेशर का. तो लोअरिंग वेपर प्रेशर का डेरिवेशन क्या था हमारे पास P01 minus P1 upon P01 is equals to number of moles of N2 upon N1. ठीक है ये चीज था मतलब सॉल्यूट का with respect to सॉल्यूशन. तो ऐसे N1 plus N2 होता है पर हमको बता दिया था कि N2 बहुत 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 छोटा है N1 से तो उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. सो P1 नॉट माइनस P1 वन लिया ना यहाँ W. चलो P नॉट 1. अब यहाँ पे उसको तो हटा ही दे रहे हम लोग. तो क्या हो गया N2 upon N1 डेरिवेशन किया था. N2 मैंने क्या लिखा था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन गिवन मास. ठीक है. ये वाला हमारा फॉर्मूला बस इसी को ही लेना है हमें. यहाँ पे वाटर में जो मैंने PW लिखा हुआ है इसको आप 1 कंसीडर कर लो. ओके. अब हमें कहा है वेपर प्रेशर वाटर का निकालना है तो मतलब मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है वाटर का. ठीक है. चलो वैल्यूज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर. P नॉट कितना है 23.8 minus P1 upon 23.8 is equals to given mass okay N2 upon N1. N2 जो वो सॉल्यूट है तो ये हो गया हमारा N2. ये हो गया सॉरी मास है नहीं
ये हो गया हमारा W2, ये हो गया हमारा W1, ठीक है। सो कितना दिया हुआ है 50। ओके, व्हाट ये यूरिया है, यूरिया का हम लोगों को निकालना होगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, तभी तो आप पाओगे। क्या फॉर्मूला दिया हुआ यूरिया का, NH2CONH2 N plus 2H plus C plus O, ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हैं। NH2 दो बार है, 2NH2 plus C plus O, N का कितना है 14, ये कितना हो गया 2 into 1, ठीक है, ये हो गया 12 और ये हो गया 16। So 2, 16 plus 12 plus 16, 32 plus 12 plus 16, 30, 40, 50, 60 हो गया, ठीक है, 60 ग्राम पर मोल, तो ये आ गया 60। ओके, नाउ M1 हम सॉल्वेंट के लिए ले रहे हैं, तो कितना है 850 और मॉलिक्यूलर मास तो क्या वाटर का तो पता ही 18 होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन विद कैलकुलेटर। नाउ 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 3 जा, ठीक डायरेक्टली कर लेते हैं बची तरफ, 6 1 जा, 6 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 1 कैरी, नहीं है, ठीक है, इतने ही रहेगा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 23.8 minus P1 upon 23.8 is equals to 5 3s are 15 upon 850। इसको ऊपर ले ले तो क्या हो जाएगा 23.8 minus P1 is equals to 15 into 23.8 upon 850। 15 into 23.8 कितना हो गया 357 upon 850, 23.8 minus P1, दिख रहा है, हाँ, divide by 850.42, so 23.8 minus P1 is equals to 0.42, इसको अंदर ले लेते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, so 23.8 minus 0.42 is equals to P1, ठीक है, तो 23.8 minus 0.42 कितना हो गया P1 आ गया 23.38। अब अप्रॉक्स कितना है लिख देना 23.4। ओके फाइन, सिंपल था ना, कुछ था नहीं इसके अंदर, इजी था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Heptane and octane form an ideal solution, ideal बना रहे। At 373 Kelvin, the vapor pressures of the two liquid components are dash and dash. The vapor pressure of two liquid components at 373 Kelvin. What will be the vapor pressure of the mixture? मतलब अलग अलग component का दिया हुआ है, ठीक है, तो vapor pressure हेप्टेन का इसको 1 ले लेती हूँ मैं, ओरिजिनल प्योर है, कितना है 105.2 किलोपास्कल, ठीक है, और ऑक्टेन का दिया हुआ है P2 कितना दिया हुआ है 46.8 किलोपास्कल। What will be the vapor pressure of the mixture of 26 gram of heptane? Okay, given mass दिया हुआ है हेप्टेन का, तो 1 ले, given mass W1 कितना दिया हुआ है, आगे हाँ 26 ग्राम, और ऑक्टेन मतलब W2 गिवन मास कितना दिया हुआ है 35 ग्राम। निकालना क्या है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, सो ये टोटल हमें निकालना है। चलिए बेटा जी
अब पी टोटल का फॉर्मूला क्या था एज पर द डेल्टन लॉ, P1 प्लस P2, P1 क्या होगा P01 x1 प्लस P02 x2, ठीक है ना। ओके, नाउ P01 तो दिया हुआ है, P01 को भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है। अब x इज द मोल फ्रैक्शन, P01 मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन N1 प्लस N2, और अच्छा यहाँ पे 1 के लिए आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P02 x2 के लिए N2 N1 प्लस N2, ठीक है ना। अब पहले तो मोल फ्रैक्शन x1 निकालना पड़ जाएगा अपने, तभी तो पहले हम इसमें करते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, क्या लिखे x1 मोल फ्रैक्शन, ओके ये काम कर दे, फॉर हेप्टेन, हेप्टेन का गिवन मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 26 ग्राम, हेप्टेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 100 ग्राम पर मोल, हेप्टेन क्या हो जाएगा हमारे पास, हेप्टेन का फॉर्मूला होगा C7H16, ठीक है, तो वो आपको मिल गया, तो गिवन मास, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलार मास दैट इज 0.26, ठीक है, ये हुआ, ये आ गया 1। नाउ फॉर ऑक्टेन, सो फॉर ऑक्टेन गिवन मास कितना है इसका 35 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 1, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, तो 35 अपॉन 114, 35 डिवाइडेड बाय 114, तो ये आएगा 0.35 डिवाइडेड बाय 114, ये आ जाएगा 0.307, which is approximately हम ले लेंगे 0.31 ग्राम पर मोल, ठीक है, ओके। अब आगे फ्रैक्शन निकाल दें, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे डाल देते हैं P1 क्या है, P1 है हमारे पास 105.2, N1 कितना आया 0.26 अपॉन 0.26 प्लस कितना आया 0.31, सिमिलरली P2 कितना है 46.8, ये कितना आया 0.31 अपॉन 0.26 प्लस 0.31, ठीक है, 105.2 0.26 प्लस 0.31 कितना हो जाएगा 0.57 प्लस 46.5 0.31 अपॉन 0.57, ओके, अब हम लोग क्या कर लेते हैं 105.2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.26 के साथ और डिवाइड कर लेंगे 0.57 के साथ, तो 105.2 को मल्टीप्लाई किया 0.26 के साथ, तो आंसर आ रहा है 27.352 डिवाइडेड बाय 0.57, डिवाइड कर लेते हैं 0.57 के साथ, तो आंसर मिल रहा है यहाँ पे 47.98, ठीक है, प्लस यहाँ पे 46.5 इंटू 0.31 डिवाइड बाय 0.57,
46.8 मल्टीप्लाई बाय 0.31 कितना आ रहा है 14.508 divided by 0.57 divided by 0.57 कितना आ गया 25.45 25.45 plus 47.98 टोटल कितना आएगा 73.4 इसमें आएगा किलो पास्कल। डन बेटा, क्लियर, इजी था, कुछ था नहीं इसके अंदर, मोल फ्रैक्शन निकाले थे और निकाल दिए हम लोग। ओके ना, ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स जो भी बोर्ड में पूछे गए हैं वो मैंने थोड़े से यहाँ पे लिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, एंड मैंने क्वेश्चंस ले लिए जो आपके राउंड क्लॉक के हिसाब से बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे कोई सजेशंस हो या कोई आपको एडवाइस देनी हो, ठीक है, या तो आपको कुछ और मटेरियल चाहिए तो डू कमेंट मी, एंड अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ सेम कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स के साथ हम आगे और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको ऐसे कुछ कि मैम ये भी कुछ डिस्कस कर लीजिए तो आप मुझे बताते जाइएगा, ठीक है, बिकॉज नीड आपकी है, आप जैसे कहेंगे वैसे सपना में हम जो है वो चलने की कोशिश करेंगे। तो चलते बच्चों, टेक केयर, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिकमेंड माय चैनल बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर गुजरात बोर्ड। आपको कंटेंट तो हर जगह मिल जाएगा नो डाउट, पर गुजरात बोर्ड के हिसाब से पैटर्न, क्योंकि 75% तो भैया जीडब्ल्यू में चाहिए अपने को, तभी तो हम लोग जेडब्ल्यू क्वालिफाई कर पाएंगे, तो बोर्ड में तो 75% चाहिए ही, है ना, तो उतना तो मिलाना ही है, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी करना है, तो उस हिसाब से ही आपका एनसीईआरटी एंड प्लस यू ऑल नो कि जेडब्ल्यू में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आपको काफी ज्यादा काम आते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरा वही है फंडा कि टॉपिक प्लस न्यूमेरिकल्स करवाती जाऊं, और वही सब चीजें जो आपको पूछी जाती है, ऐसा कोई भी कहीं से रैंडम न्यूमेरिकल उठा के मैं नहीं कर रही, ठीक है, ताकि जो पूछे गए तो आपको उसी की प्रैक्टिस हो जाए, करना ही है प्रैक्टिस तो सही डायरेक्शन में करें। ओके, तो कैसा लगा वीडियो अगेन जरूर बताइएगा, एंड डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।